अगला अध्याय, अध्याय 6, सौभाग्य, रहस्यमयी गुफा। आह, ये दर्द कर रहा है, मैं दर्द से मर रहा हूँ। एह, क्या ये हो सकता है? मैं अभी भी जीवित हूँ। ये जगह कहाँ है? डिंग हाओ को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। एक अवर्णनीय दर्द जो ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे गर्म लपटों से जलाया जा रहा हो और दसियों हजार चींटियों ने उसे काट लिया हो, डिंग हाओ को थोड़ा होश में लाया। वह सहज रूप से हिलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर कच्चे लोहे की तरह कठोर महसूस कर रहा था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें धीरे से खोली। वह केवल दूधिया सफेद रोशनी का एक टुकड़ा देख पा रहा था। इसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मुलायम तरल पदार्थ में लिपटा हुआ हो। यह अनुभूति वैसी ही थी जैसे शिशु के रूप में वह अपनी मां के गर्भ में एमनियोटिक द्रव से घिरा हुआ था। हालांकि उसे अपने शरीर के सभी हिस्सों से तेज दर्द की लहरें उठती हुई महसूस हुई। डिंग हाओ होश में आता जाता रहा और उसे थोड़ा सा भ्रम हुआ। उसकी पलकें ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें सिल दिया गया हो। उसे अपनी आंखें खोलने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने तरल पदार्थ का एक धुंधला, सफेद और मुलायम धब्बा दिखाई दे रहा था जो उसे अपने भीतर समेटे हुए था। हे भगवान, ये दूध या सफेद तरल, मैं वीर्य में डूबा हुआ तो नहीं हूं, है ना? डिंग हाओ को बहुत दर्द महसूस हुआ और वह क्यू की तरह अपनी वर्तमान दुविधा के बारे में केवल सकारात्मक ही सोच सकता था। तभी अचानक कुछ विचित्र घटना घटी। किसी अज्ञात कारण से डिंग हाओ इतनी नींद में होने के बावजूद पुरानी और साधारण तलवारों की एक जोड़ी की छाया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे पानी के ड्रैगन की एक जोड़ी की तरह थे जो दूधिया सफेद तरल में तैर रहे थे जो उसके चारों ओर था। इससे भी अजीब बात यह थी कि तलवारें सिर्फ छाया थी और मूर्त भी नहीं थी। फिर भी वे जीवित लग रही थी। वे असली थी और फिर भी नहीं। वे पास थी, फिर भी दूर थी। वे उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लगातार कंपन कर रही थी। वे दो नकचरे ग्राहकों की तरह थे जो कुछ चुन रहे थे और उसका मूल्यांकन कर रहे थे। देवता, राक्षस। डिंग हाओ चौंक गया। तभी अचानक प्राचीन तलवारों की जोड़ी की छाया एक समझौते पर पहुंच गई। तलवारें ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए चमक रही थी। दो परछाइयां उसकी ओर बढ़ी। वे खुशी से गा रहे थे जैसे पानी के ड्रैगन लाखों करोड़ों सालों से समुद्र तट पर फंसे रहने के बाद वापस लौट रहे हो। वे आसानी से डिंग हाओ के शरीर में घुस गए और पूरी तरह से गायब होने से पहले दो गर्म धाराओं में बदल गए। तभी डिंग हाओ को मतिभ्रम होने लगा। अचानक उसे दो लोगों के झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। दो आवाजों की झगड़ने और लगातार बकबक करने की आवाजें दूर दूर तक फैली हुई और जीवन के उतार चढ़ाव से भरी हुई लग रही थी। वे करीब तो थे लेकिन अस्पष्ट थे। यह एक अजीब सा एहसास था। डिंग हाओ सिर्फ इतना ही समझ पाया कि दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन वह साफ तौर पर नहीं सुन पाया कि वे किस बात पर झगड़ रहे थे। उसने इस सब के बीच एक भी शब्द साफ साफ नहीं सुना। शीघ्र ही उसके शरीर के सभी भागों से अवर्णनीय, अत्यधिक पीड़ा की लहरें उठने लगी। डिंग हाओ को ऐसा लगा जैसे वह सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डूब गया हो। यह मौत से भी बदतर था। ऐसा लगा जैसे उसे घेरने वाला दूधिया सफेद तरल सूरज के नीचे सबसे ज्यादा संक्षारक तरल था। यह उसके हर अंग को पूरी तरह पिघलाने वाला था। यह प्रक्रिया धीमी थी लेकिन बेहद दर्दनाक भी थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इंसान सहन कर सके। मैं मर नहीं सकता। मुझे डिंग केर को ढूंढना है। मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जीवित रहने की अदम्य प्रबल इच्छा और उसकी बहन डिंग केर की मुस्कान, समुद्र के असीम अंधकार में अनंत प्रकाश के दीपक की तरह थी। दीपक से एक हल्की रोशनी निकलती थी, जिससे डिंग हाओ चमत्कारिक रूप से दर्द को सहन कर पाता था। वह बेहोश नहीं हुआ। उसने अपने दांत पीस लिए और उस अंतहीन दर्द को सहता रहा जो लहरों की तरह उस पर असर कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, दलदल में धन से घोंघे की तरह। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। दर्द बहुत भयानक था और अंततः परिवर्तन हुआ। समय में एक ऐसा क्षण आया जब डिंग हाओ को अचानक लगा कि उसका दर्द कम होने लगा है। उसी समय उसके शरीर में एक अवर्णनीय, अनोखी नई शक्ति प्रकट हुई। इसने उसके अंगों, उसकी हड्डियों और यहां तक कि उसकी हर कोशिका को भर दिया।
इसने उसे गर्म और आरामदायक महसूस कराया, जैसे कि वह बादलों में तैर रहा हो। 1 घंटे बाद डिंग हाओ ने बिना किसी चेतावनी के अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। मैं चल सकता हूँ। डिंग हाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को सहारा देते हुए खड़ा हो गया। वह तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ गया और अपने चारों ओर देखने लगा, तथा जल्दी से अपने आसपास की स्थिति का पता लगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अत्यंत प्राचीन गुफा में है। उसके चारों ओर धब्बेदार हरी भूरी दीवारें थीं। दीवार की बनावट प्राकृतिक थी और सूखी और खुरदरी थी। किसी भी मानव निर्मित नक्काशी का कोई निशान नहीं था। हालांकि गुफा के बीच में एक पुरानी और साधारण पत्थर की मेज और 2 पत्थर की कुर्सियां थीं। वे सभी धूल से ढकी हुई थीं और यह स्पष्ट था कि उनका सदियों से उपयोग नहीं किया गया था। मेज पर खड़ी और क्षैतिज रेखाएं थीं जो निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेज पर उकेरा गया था। हालांकि रेखाएं अजीब और अतार्किक थीं। वे अर्थपूर्ण लग रही थीं और फिर भी बेमतलब की भित्तिचित्र जैसी भी थीं। डिंग हाओ ने कुछ देर तक उसे देखा और चक्कर आने लगा। उसे नहीं पता था कि रेखाएं किस लिए थीं, लेकिन उसे पता था कि वे असाधारण थीं। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि बहुत समय पहले यहाँ कोई रहता होगा, लेकिन ये स्थान कम से कम कुछ 100 वर्षों से वीरान पड़ा था। गुफा खाली थी और लगभग 10 मीटर लंबा रास्ता बाहर की ओर जाता था। गुफा के प्रवेश द्वार से हवा के चलने की आवाज सुनी जा सकती थी और काली धुंध भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी अजीब शक्ति ने रोक रखा है, क्योंकि तीखी काली धुंध गुफा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। डिंग हाओ लगभग 3 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई वाले एक धंसे हुए वर्ग पर खड़ा था। पहली नजर में जमीन पर बना गड्ढा किसी कब्र जैसा लग रहा था, जिसे खास तौर पर खोदा गया हो। चीरा बेहद चिकना था और आकार बहुत नियमित था। अगर वहां मानव निर्मित खुदाई का कोई निशान न होता, तो किसी के लिए यह मानना बेहद मुश्किल होता कि गड्ढा प्राकृतिक रूप से बना था। वह सफेद दूधिया पदार्थ जिसने पहले डिंग हाओ को घेर रखा था, गड्ढे में मौजूद तरल पदार्थ था। हालांकि तरल का रंग पहले ही दूधिया सफेद से बदलकर हल्का काला हो चुका था। हालांकि यह अभी भी एक बहुत ही अजीब खुशबू फैला रहा था, लेकिन तरल की मात्रा पहले से काफी कम हो गई थी। यह पहले डिंग हाओ के शरीर को ढंक सकता था, लेकिन अब केवल उसके टखनों तक ही पहुंच पाता था। डिंग हाओ पत्थर के गड्ढे से हल्के से बाहर कूद गया। आखिर हुआ क्या था? छाया तलवारों की जोड़ी और वह तरल पदार्थ जो दूधिया सफेद से हल्के काले रंग में बदल गया था। साथ ही मेरा शरीर। चट्टान से गिरते समय मुझे जो जानलेवा घाव लगे थे, वे सब ठीक हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ और भी बदल गया है। डिंग हाओ ने अपनी मुट्ठी हिलाई और उसके शरीर में लंबे समय से खोई हुई शक्ति की भावना भर गई। मैं न केवल गंभीर चोटों से उबर चुका हूं, मेरे शरीर के भीतर की शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत लगती है। मेरे शरीर में एक अजीब बदलाव आया है। डिंग हाओ को लगा कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। इससे पहले जब वह होश में आ जा रहा था, तो उसने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली एक जोड़ी प्राचीन, सरल और मजबूत तलवारों की छाया देखी थी। लेकिन उसके लिए यह पता लगाना असंभव था कि अभी क्या अलग था। यह वाकई अजीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे। हालांकि उसने जंग लगी लोहे की तलवार नहीं खोई थी, वह अभी भी उसके पीछे बंधी हुई थी। डिंग हाओ इस समय अत्यंत दयनीय लग रहा था। खुद को शांत करने के लिए डिंग हाओ ने गुफा की सावधानीपूर्वक जांच शुरू की। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 7 मैंने जड़ी बूटियां चुनी। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए मार्शल आर्ट उपन्यासों को याद करते हुए उसने पाया कि जब तक नायक चट्टान के नीचे गिरता है, तब तक उसे कुछ असाधारण व्यक्ति या कोई चीज मिल जाती है। डिंग हाओ हमेशा खुद को भाग्यशाली मानता था, और आज का परिदृश्य वास्तव में उसके द्वारा पढ़ी गई बातों से मिलता जुलता था। इसलिए शायद उसे यहाँ कुछ हथियार या गुप्त तलवारबाजी की किताबें मिल जाएं। हालांकि वहां पत्थर की मेज और कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था। वह लगभग पूरी जगह को उलट पुलट कर देना चाहता था ताकि वह खजाना ढूंढ सके जिसकी उसे उम्मीद थी। मुझे लगता है कि हर समय व्यवहारिक रहना चाहिए। बहुत ज्यादा लालच आपके लिए बुरा है। मुझे खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि मैं मारा नहीं गया।
और डेंट में मौजूद हल्के काले तरल पदार्थ ने मेरी जान बचाई। ये कुछ हो सकता है। बस यह अफसोस की बात है कि मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिंग हाओ ने गहरी सांस ली और खोजना बंद कर दिया। गुफा में न तो पानी था और न ही भोजन। घर जाने का समय हो गया था। वह सुरंग से होते हुए गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहां नीचे एक अथाह खाई थी। फिर उसने चारों ओर देखा तो वहां केवल काली धुंध और भयंकर तूफान था। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसे काली धुंध के पीछे छिपे टिमटिमाते सितारे दिखाई दिए। वह ज्यादा देर तक कोमा में नहीं रहा क्योंकि कम से कम अब रात तो थी। इसके अलावा अगर वह तारों को देख सकता था तो वह उस चट्टान के पास ही होगा जहां से वह गिरा था। उसके सुरक्षित और स्वस्थ वापस जमीन पर आने की पूरी संभावना थी। यह तो अजीब बात है। अगर मैं चट्टान से गिरा तो मैं गुफा में कैसे घुसा और तरल पदार्थ में कैसे दब गया? डिंग हाओ इस बात को समझ नहीं सका। प्रवेश द्वार पर उसने 8वीं सेटिंग अप एक्सरसाइज का 2 बार अभ्यास किया और चढ़ाई के लिए अपने शरीर को तैयार किया। उसने अपनी तलवार पीठ पर रखी, दीवार पर लगे पत्थरों के सहारे टिका और सावधानी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। सौभाग्य से अपने पिछले समय में उन्होंने चढ़ाई में रुचि ली और कुछ इंडोर कक्षाएं ली। अपने कौशल के साथ वह लगातार चढ़ता गया। छिपकली की तरह उसने अपनी टांगे और हाथ दीवार के पास फैलाए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी पीठ के पीछे आंधी गरज रही थी और काली धुंध उसे नीचे खींच रही थी। डिंग हाओ को कभी भी रसातल में खींचा जा सकता था। यह सचमुच एक खतरनाक चढ़ाई थी। जरा सी चूक से वह तूफान में उड़ जाएगा, अथाह खाई में गिर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण ने उसे सामान्य सीमा से ज्यादा जोर से खींचा। वह रस्सी पर चलने जैसा था। करीब 20 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद डिंग हाओ को ऐसा दर्द महसूस हुआ कि वह थक जाएगा। फिर भी उसे आगे बढ़ना था। वह चट्टानों से और मजबूती से चिपका रहा और पैरों के नीचे अपना संतुलन बनाए रखा। वह गाय की तरह पसीना बहा रहा था। जल्द ही डिंग हाओ पसीने से लथपथ हो गया। उसने अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए जोर जोर से सांस ली। 20 मीटर और चढ़ने के बाद डिंग हाओ थक गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर चाकू से वार किया जा रहा हो और उसे अपनी बाहों में भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी उसी समय अचानक एक चमत्कार हुआ। उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन से गर्मी एक धारा की तरह उसके पूरे शरीर में फैल रही है, या उसके पूरे शरीर पर प्रेमी का खेलता हुआ हाथ है। फिर अचानक उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह पुनः ऊर्जावान हो गया हो और तुरंत ही वह पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो गया हो। बिना किसी चेतावनी के उसकी शारीरिक शक्ति दोगुनी हो गई थी। मान लीजिए कि पहले वह 200 किलोग्राम तक क्षति पहुंचा सकता था, अब वह 500 किलोग्राम से भी अधिक क्षति पहुंचा सकता है। इसके बाद वह पहले की तुलना में बहुत तेजी से चढ़ रहा था। जब वह लगभग 40 मीटर और ऊपर चढ़ गया तो वह फिर से थक गया और दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने डेंटियन में गर्मी महसूस की और फिर गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई। नई ऊर्जा आए और उसका दर्द दूर हो गया। जब ऐसा 6 बार हुआ तो डिंग हाओ जमीन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। उस समय उसने अपने बगल की उबड़-खाबड़ जगहों पर टिमटिमाती लाल रोशनी की लकीरें देखी। अच्छा, वो लाल बत्ती, मुझे ड्रैगन हॉट सीडलिंग मिल गई। मुझे आखिरकार मिल ही गई। लाल संयंत्र की स्थापना से वह बहुत खुश हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सावधानी से आगे बढ़ा और 6 जिनसेन के आकार के लाल ड्रैगन हॉट सीडलिंग को उठाया। फिर उसने अपने कपड़े रोल किए और उन्हें लपेट दिया। यह वाकई अजीब था कि 3 सेंटीमीटर चौड़ी मिट्टी में ताड़ के आकार के उभार पर 6 जड़ी बूटियां उगईं। दुनिया में इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं था। अब जब उसे कीमती जड़ी बूटियां मिल गईं तो डिंग हाओ बहुत उत्साहित था। फिर उसने आराम किया और आसानी से चट्टान तक और जमीन पर पहुंच गया। अच्छा, आखिरकार मैंने मौत के साथ नृत्य किया है और मैं इसे फिर कभी करने के लिए इतना लापरवाह नहीं होऊंगा। डिंग हाओ अपनी पीठ के बल लेट गया और जोर से सांस लेने लगा। इस बार वह बहुत ज्यादा जोखिम ले सकता था, इसलिए उसे अब भी डर लग रहा था। उसने तय किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि चढ़ाई के दौरान उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव हुए।
न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत हुई, बल्कि पसीने के साथ उसके रोमछिद्रों से कुछ तैलीय गंदा पदार्थ भी निकला। अब यह पदार्थ उसकी त्वचा पर जम गया। ये घटना किंवदंतियों से उत्पन्न आंतरिक परिवर्तन के समान ही थी। उस समय डिंग हाओ ने हरकत की और ठोस पदार्थ उसकी त्वचा से गिर गया, जो अब बर्फ की तरह सफेद और लचीला लग रहा था। यहाँ तक कि डिंग हाओ की पूरी आभा बदल गई थी, मानो वह चट्टान पर खड़ा एक निर्वासित अमर हो। दूर दूर तक आसमान धूसर होता जा रहा था। एक नया दिन आ रहा था। सुबह की हवा उसके ऊपर बह रही थी। उसे अपनी जांघों के पीछे भी सुखद ठंडक महसूस हो रही थी। डिंग हाओ ने नीचे देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यहाँ तक कि उसकी जांघ भी। उसका लिंग अब हवा में लहरा रहा था। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि 6 ड्रैगन हॉट सीडलिंग अभी भी बरकरार थे। उसने लुढ़के हुए कपड़ों को दबाया और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसने खुद को साफ किया, महत्वपूर्ण भाग को ढका और चुनी हुई दिशा में चल पड़ा। वह जहरीली हवा और दलदल से मुक्त सही रास्ता लेकर कचरा पत्थर के जंगल की सीमा तक पहुंच गया। पगडंडियों पर चलते हुए वह घर की ओर बढ़ गया। अरे, मैं इतना तेज क्यों हूं? डिंग हाओ उसकी गति देखकर आश्चर्यचकित था। वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था। जब वह एक कदम बढ़ाता, तो अगले ही सेकंड में वह 3 से 4 मीटर दूर होता। तैरती हुई रुई की तरह हल्का, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पौराणिक हल्कापन कौशल सीख लिया हो। पलक झपकते ही वह अपने आंगन की बाड़ के पास पहुंच गया। उगते सूरज की रोशनी में आंगन शांत और सुंदर लग रहा था। हालांकि डिंग हाओ ने भौहें सिकोड़ ली। उसे कुछ खतरनाक गंध महसूस हुई। अगला अध्याय 8 सोंग जियानान। डिंग हाओ ने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर चला गया। उस समय स्वूश स्वूश अंधेरे में 2 परछाइयां बिना किसी चेतावनी के लकड़ी के दरवाजे के पीछे से दोनों तरफ से तेज हवाओं के साथ उभरी। वे डिंग हाओ के सिर के पीछे से भयंकर और सीधे आए। वे 2 लंबी काली छड़ियां थीं। लंबी छड़ियों के दूसरे छोर पर 2 उपहास करते हुए युवक खड़े थे। वे कल रात झाओ जिंगचेन के दल के लोग थे। काली लंबी छड़ियां लोहे की छड़ों की तरह सख्त थीं। वे उन्हें डिंग हाओ के सिर के पीछे इतनी ताकत से मार रहे थे कि वह मर सकता था। उस महत्वपूर्ण क्षण में डिंग हाओ ने देखा कि सामने की झोपड़ी के दरवाजे पर आत्मविश्वास से भरा झाओ जिंगचेन उस पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यंग्य कर रहा था। फिर डिंग हाओ भी मुस्कुराया। अगले ही पल झाओ जिंगचेन का उपहास संदेह, आश्चर्य, अविश्वास और अंततः सदमे में बदल गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसने जो घात सावधानी पूर्वक लगाया था, वह बिल्कुल भी काम नहीं आया। इसके बजाय इसे डिंग हाओ ने आश्चर्यजनक तरीके से हल कर दिया। वास्तव में दोनों युवकों ने पहले हमला किया। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में डिंग हाओ ने बिजली की तरह दोनों युवकों के चेहरे पर क्रमशः अपनी मुट्ठियां फेंकी। आह, पफ! 2 तीखी चीखें सुनाई दी। बहते खून और उड़ते सफेद दांतों के कारण डिंग हाओ पर घात लगाने वाले 2 युवकों के चेहरे विकृत हो गए, और फिर उनकी हंसी भयावहता में बदल गई। फिर उन दोनों के शरीर घिसी पिटी गुड़ियों की तरह हो गए, जिन पर हथौड़े से चोट मारी गई हो। वे बाढ़ से टकराकर पीछे की ओर 1 दर्जन मीटर तक उड़े और उसे तोड़ दिया। डिंग हाओ ने अपनी मुट्ठियों पर खून उड़ाया और यार्ड के केंद्र की ओर बढ़ गया। अहाते के बाकी हिस्सों में छिपे अन्य युवक अचंभित रह गए और वहीं जमे रह गए। मास्टरमाइंड झाओ जिंगचेन को हत्यारे डिंग हाओ के सामने एक प्राचीन विशालकाय जानवर दिखाई दिया। उसने तुरंत अपना साहस खो दिया और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर गिर गया। वह अब बुरी तरह डर गया और चारों पैरों पर घूमकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने फूस की झोपड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। वरिष्ठ भाई सोंग, वह आ गया है, वरिष्ठ भाई सोंग। झाओ जिंगचेन भय से चिल्लाया। छप्पर की झोपड़ी के अंदर सुबह की सुनहरी धूप दरवाजे के चौखट से होकर नीले वस्त्र पहने और चौकोर चेहरे वाले युवक पर पड़ रही थी। युवक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और पैर मोड़कर बैठा हुआ था। उसकी सांस शांत थी और उसके घुटनों पर एक म्यान में बंद और सुंदर दिखने वाली स्टील की लंबी तलवार थी। ऐसी क्या जल्दी है? चौकोर चेहरे वाले युवक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरिष्ठ भाई सोंग, वह डिंग हाओ यहाँ है, वह। झाओ जिंगचेन असंगत बातें कर रहा था। डिंग हाओ के मुके के 2 वार से वह पूरी तरह से अचंभित था।
उसी समय डिंग हाओ पहले से ही फूस की झोपड़ी के सामने था। डिंग हाओ के पीछे सुनहरी धूप चमक रही थी, जिससे उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे पर छाया उसे गुस्से में दिखा रही थी, मानो वह मौत हो और अंधेरे में आक्रामक तरीके से चल रही हो। तुम वही घमंडी बच्चा हो जिसके बारे में झाओ जिंगचेंग बात कर रहा था। चौकोर चेहरे वाला युवक सोंग जियानन अपनी बाहों में तलवार लेकर धीरे से उठा। वह लाल सूती जैकेट पर खड़ा था जिसे दीवार पर लटकाया जाना था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो डिंग हाओ को उसकी बहन की याद दिला सकती थी और जिसे वह लंबे समय से संजोकर रखता था। हालांकि नीले रंग के लिबादे में बिना बुलाए चौकोर चेहरे वाला युवक बैठ गया और उस पर चटाई की तरह पैर रख दिया। डिंग हाओ की नजरें सूती जैकेट पर टिकी थीं। बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सोंग जियानन हूं, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य। झाओ जिंगचेंग मेरा दोस्त है, अगर तुम उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम मेरे साथ खिलवाड़ करोगे। हालांकि मैंने सुना है कि तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है। हालांकि तुम घमंडी हो और मेरे लोगों को घायल कर दिया है। जब तक तुम मेरे साथ जुड़ते हो, मैं अतीत को भूल सकता हूं। सोंग जियानन एक श्रेष्ठ मोर की तरह दिखावटी अंदाज में बात कर रहा था। उसने अपनी आंखों के कोने से डिंग हाओ को देखा और अपनी बात जारी रखी। भाड़ में जाओ, डिंग हाओ ने चिल्लाते हुए कहा। क्या? तुमने क्या कहा? सोंग जियानन अवाक रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि डिंग हाओ ने अभी क्या कहा। मैंने कहा, तुम बेतुके श्रेष्ठ मूर्ख, नरक में जाओ। डिंग हाओ ने अपने दांतों से आखिरी कुछ शब्द लगभग निचोड़ लिए। अपनी बात समाप्त करते ही डिंग हाओ ने मुट्ठी बांध ली। मुट्ठी के इस प्रहार में डिंग हाओ की गुफा में साहसिक कार्य के बाद से सबसे अधिक शारीरिक शक्ति समाहित थी। ये बिजली की तरह तेज था। ये गड़गड़ाहट की तरह भारी था। हवा में विस्फोट हुआ और गड़गड़ाहट हुई। सोंग जियानन को चक्कर आ रहा था और उसके ऊपर एक तेज हवा चल रही थी। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और सीधे अपनी लंबी तलवार को अपनी छाती के सामने मुट्ठी के खिलाफ चलाया, जो एक प्राचीन पर्वत को कुचलने में सक्षम लग रही थी। झनकार, लंबी तलवार हिलने लगी और झंझनाने लगी। सोंग जियानन का चेहरा लाल हो गया था और वह डिंग हाओ के प्रहार को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इससे पहले कि वह उड़ गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ फूस की झोपड़ी की दीवार से जा टकराया। लकड़ी और पत्थरों की खटपट के साथ धूल फैल गई और फूस बिखर गया। दीवार में एक मानव आकार का छेद हो गया और सोंग जियानन झोपड़ी से बाहर उड़ गया। कुड़कुड़ाओ, ये देखकर पास में ही डरे हुए झाओ जिंगचेन को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के ऊपर तक ठंडक फैल गई है। उसके दांत किटकिटाने लगे और वह अभूतपूर्व भय से कांप उठा, मानो वह जू को झाड़ रहा हो। स्नैप! अपना सिर पीछे घुमाए बिना डिंग हाओ ने झाओ जिंगचेन को मक्खी की तरह थप्पड़ मारा। झाओ जिंगचेन को घिसी पिटी गुड़िया की तरह दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। उसका चेहरा तुरंत पके आड़ू की तरह सूज गया। उसके चेहरे से खून के छींटे निकल रहे थे और उसके दाहिने हिस्से के सारे दांत टूट चुके थे। फिर परेशान डिंग हाओ ने धीरे से झुककर लाल सूती जैकेट उठाए और धूल और पैरों के निशान झाड़ दिए। कमीने, बाहर निकल, अभी मेरे पास आ, मैं तुझे मार डालूंगा। सांग जियानन की दहाड़ किसी घायल जानवर की तरह आंगन से सुनी जा सकती थी। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय का शिष्य, जो पूंछ फैलाने वाले मोर की तरह घमंडी था, डिंग हाओ की मुट्ठी के पिछले प्रहार से स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। वह एक छिद्रित मास्टर था, लगभग 200 किलोग्राम का नुकसान झेल सकता था और सामान्य लोगों की तुलना में तेज था। हालांकि वह डिंग हाओ के एक वार से उड़ गया। उस समय वह वास्तव में वापस लड़ने के लिए अपना साहस नहीं जुटा सका, बस यार्ड में खड़ा था और उकसावे में चिल्ला रहा था। डिंग हाओ ने लाल सूती गद्देदार जैकेट को सावधानीपूर्वक मोड़कर बिस्तर पर रख दिया। फिर वह मुड़ा और फूस की झोपड़ी से बाहर चला गया। आंगन में सोंग जियानन के चेहरे पर शांति और संतुलन का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय अत्यधिक क्रोध और अपमान के कारण केवल विकृत पागलपन था। उसके शरीर पर घास फूस था और बाल भी बिखरे हुए थे। फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार निकाली। लंबे शब्द के शरीर से सफेद रेशम जैसी चमकदार रोशनी निकल रही थी और लोगों की आंखों को चोट पहुंचा रही थी। यह स्पष्टतः एक अति सुंदर लंबी तलवार थी जिसे उत्तम सामग्री से सावधानीपूर्वक बनाया गया था।
सोंग जियानन के शरीर से हल्की लाल रोशनी की एक लकीर बह रही थी और कभी कभी दिखाई देती थी और कभी कभी नहीं। अगला अध्याय, अध्याय 9। वह किस प्रकार का राक्षस था? डिंग हाओ की भौहें उग्रता से फड़क उठी। उस क्षण वह अपने ऊपर आने वाले अत्यधिक खतरे की भावना को दबा नहीं सका। क्या यह मंद लाल प्रकाश तथाकथित डार्क फोर्स था? मैंने जो स्मृतियां आत्मसात की हैं, उनके अनुसार इस दुनिया में मानव मार्शल कलाकार एक अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है जिसे डार्क फोर्स के रूप में जाना जाता है, और इस डार्क फोर्स का उपयोग अपने 12 मेरिडियन और 108 एक्यू पॉइंट्स को परिष्कृत करने के लिए करते हैं। उसके शरीर से पहले जो हल्की लाल रोशनी दिखाई दी थी, वह शायद अंधेरे बल का प्रकटीकरण थी। हालांकि सोंग जियानन की ताकत औसत दर्जे की है। वह शायद पहले एपर्चर मार्शल शिष्य के खिलाफ एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। डिंग हाओ ने जल्दी से सोचा और जल्द ही उनकी व्यक्तिगत ताकत का पता लगा लिया। छोटे बदमाश, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, सोंग जियानन ने कहा और उसकी आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी। वह एक सम्मानित सम्राट की तरह आया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि नागरिकों की इस गुफा में उसे ऐसे भयानक अजीबोगरीब व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। उसे यह स्पष्ट था कि इस आदमी ने किसी भी तरह की अंधेरी शक्ति की खेती नहीं की थी, और उसके पास अंधेरी शक्ति को जगाने के लिए बीज भी नहीं था, फिर भी वह उसे सिर्फ एक मुक्का मारकर उड़ा देने में कामयाब रहा। यह उनके जैसे व्यक्ति के लिए पूर्णतया अपमानजनक बात थी। यह अक्षम्य था। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि सच्ची तलवार की शक्ति के नीचे मरना कैसा लगता है, सोंग जियानन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसकी हत्या की इच्छा बढ़ गई थी। ऐसा कहने के तुरंत बाद उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और तलवार चलाने की रणनीति बनाई तथा अपने प्रारंभिक कदम की तैयारी करने लगा। तुरंत ही सोंग जियानन के पूरे आभामंडल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। धीरे धीरे उसके शरीर से एक अवर्णनीय आभा निकलने लगी, जो किसी भी व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा कर सकती थी। ये तो दिलचस्प है। डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जंग लगी तलवार की मूठ को अपनी हथेली से पकड़ लिया और सोंग जियानन की चाल की नकल करने लगा। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके वैसी ही शुरुआती स्थिति बनाई। इसी तरह डिंग हाओ के शरीर से धीरे धीरे एक अवर्णनीय आभा निकली और हवा में भर गई। वह स्पष्ट रूप से सोंग जियानन की नकल कर रहा था, लेकिन किसी कारण से डिंग हाओ की चाल, तलवार की रणनीति, आभा और व्यवहार सोंग जियानन से कहीं बेहतर थे, जैसे कि उसने इस शुरुआती चाल को सही करने में दशकों बिताए हो। वह चाल की हर बारीकियों को पूर्णता से व्यक्त करने में कामयाब रहा। बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ नकल करके तलवारबाजी की तकनीक सीख पाओगे? हाँ, तुम सपना देख रहे हो। छोटे बदमाश, अब मरने का समय आ गया है। फुट। जैसे ही सोंग जियानन ने अचानक अपना कदम बढ़ाया, उसकी लंबी तलवार हिल गई और चारों ओर ठंडी रोशनी फैल गई। तलवार चलाने की इस तकनीक को क्रॉस फास्ट स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था, और यह निम्न मानव स्तर की तलवारबाजी थी। जब उन्होंने अपनी तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन किया, तो ऐसा लगा जैसे हवाएं तेज चल रही हो और बारिश तेज हो और इसकी गति बिजली की तरह हो। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब इस कला को पूरी तरह से सीख लिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति गिरे हुए पत्ते को 10 बराबर टुकड़ों में काट सकता है, इससे पहले कि वह पानी की एक बूंद को भी छूता। लाओ, डिंग हाओ ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में जंग लगी तलवार कंपन करने लगी और उसने अचानक वार किया। एक बार फिर उसने सोंग जियानन की चाल की हूबहू नकल की। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। जब लंबी तलवार और जंग लगी तलवार आपस में हिंसक रूप से टकराए तो हर जगह चिंगारियां उड़ने लगी। सोंग जियानन की हर चाल के साथ डिंग हाओ अगले ही पल ठीक वैसी ही चाल चलता। वे एक अत्यंत विचित्र युद्ध में लगे हुए थे और यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हो, जिसमें बाईं और दाईं ओर की आकृतियां एक ही तलवारबाजी पथ पर एक ही तलवारबाजी तकनीक का प्रयोग कर रही थीं। पहाड़ी गुफा में उस चमत्कारी मुठभेड़ के बाद से डिंग हाओ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था, इसलिए भले ही सोंग जियानन की लंबी तलवार को अंधेरे बल से मजबूत किया गया था, फिर भी वह अपनी जंग लगी तलवार के साथ खुद को बचाने में कामयाब रहा। पलक झपकते ही उन्होंने एक दूसरे पर दर्जनों वार कर दिए। इस छोटे से बाड़े वाले प्रांगण में तलवार क्यूई परिसर में इधर उधर फैली हुई थी और तलवार की रोशनी धातु की खनक के साथ तेजी से चमक रही थी।
दर्जनों मिनट बाद सोंग जियानन का चेहरा बदलने लगा। असंभव, क्या हो रहा है? ये छोटा सा बदमाश मेरी क्रॉस फास्ट स्वॉट तकनीक कैसे चला सकता है? केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य ही इस तलवार तकनीक को सीखने के योग्य होंगे। इसके अलावा क्या वह अभी नौसिखिया है या नहीं? वह इस तकनीक को इतनी कुशलता और निश्चितता के साथ कैसे चला सकता है? अपनी तकनीक के बारे में उसकी समझ मुझसे भी ज्यादा लगती है। सोंग जियांगनान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक चूहा निगल लिया हो। वह और अधिक आश्चर्यचकित होता जा रहा था, क्योंकि समय के साथ डिंग हाओ की इस तकनीक में निपुणता बढ़ती ही जा रही थी। अगर पहले दौर में सोंग जियांगनान का कौशल डिंग हाओ के बराबर था, तो दूसरी बार जब उन्होंने तलवारबाजी की वही तकनीक अपनाई, तो डिंग हाओ सोंग जियानन की तुलना में तलवारबाजी के संदर्भ में अपने नियंत्रण में कम से कम दोगुना कुशल और निपुण था। उसकी तलवार की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, इस हद तक कि सोंग जियानन को उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था। अंत में झनकार, दोनों तलवारों के टकराने पर स्पष्ट बजने की ध्वनि हुई। सोंग जियांगनान ने महसूस किया कि उसकी हथेली हिंसक रूप से हिल रही थी और उसकी भुजाएं सुन्न हो गई थी, क्योंकि उसकी लंबी तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई थी। उसकी लंबी तलवार उड़ गई। बैंग बैंग बैंग। डिंग हाओ रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बैकहैंड से हमला किया। इससे पहले कि सोंग जियानन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, जंग लगी तलवार की धार बिजली की गति से उसके चेहरे पर 3 बार वार कर चुकी थी। पफ। तलवारबाजी की इच्छा रखने वाले संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में शामिल ये शिष्य एक चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ गया, क्योंकि उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। झाओ जिंगचेंग और अन्य लोग जो इस चौंकाने वाले दृश्य को बगल से देख रहे थे, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी दौड़ती हुई महसूस हुई, जैसे कि उनकी आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया हो, या मानो उन पर बिजली गिर गई हो। पफट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोंग जियानन जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर अस्त व्यस्त था। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह खांसते हुए खून की एक और बूंद बाहर आने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और वह डिंग हाओ को अपनी बात कहने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था। हालांकि जब उसने देखा कि डिंग हाओ बिना रुके उसकी ओर आ रहा है और अपनी तलवार की एक लहर से तेजी से एक गिरे हुए पत्ते को टुकड़ों में काट रहा है, तो सोंग जियानन अचानक एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गया, मानो वह एक बत्तख हो जिसकी गर्दन पकड़ी गई हो। डिंग हाओ यहीं नहीं रुके। वह पूरी तरह से तलवार की दुनिया में डूब गया और उसकी तलवार की गति लगातार विकसित होती रही। जल्द ही वह एक रहस्यमय स्थिति में पहुंच गया जहां वह केवल तलवार के तरीके को समझ रहा था। उसके हाथ में जंग लगी तलवार लगातार बदल रही थी। ये लाल रंग की रोशनी की गेंद जैसी थी और उसके शरीर के चारों ओर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। तलवार की हवा चीख रही थी और हवा को चीर रही थी। ये देखने में एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये डिंग हाओ का तीसरी बार क्रॉस फास्ट तलवार प्रदर्शित करना था। हालांकि उसकी तलवार की चमक पहले से ही उस बिंदु पर थी जहां किसी की नंगी आंखों से उसका पता लगाना मुश्किल था। यह एक लाल धुंध की तरह था जो डिंग हाओ के चारों ओर लिपटा हुआ था। आखिरकार हवा में तलवार की सीटी की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। तलवार की चमक का केवल एक हल्का सा निशान बचा था। ये क्रॉस फास्ट स्वॉर्ड तकनीक का उच्चतम चरण था, एक पत्ते को 10 भागों में काटना, बिना उस पर पानी की एक बूंद गिरने देना। यह दृश्य देखकर सोंग जियानन का मनोबल टूट गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उन्होंने हमेशा इस तकनीक को तलवारबाजी में अपनी सर्वोच्च उपलब्धि माना था। जब से वह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में शामिल हुआ, उसने 1 साल से ज्यादा समय तक कड़ी ट्रेनिंग की और उसकी डार्क फोर्स में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। हालांकि तलवारबाजी की तकनीकों का ये सेट पहले से ही स्वीकार्य स्तर पर पहुंच चुका था। उसने संप्रदाय में प्रसिद्धि पाने और आगामी वर्ष के अंत में होने वाले मूल्यांकन में अपनी वर्तमान स्थिति से प्रशिक्षण में शब्द हटाने के लिए तलवारबाजी की इस तकनीक पर भरोसा करने की योजना बनाई थी, ताकि औपचारिक रूप से बाहरी द्वार के शिष्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो सके। कौन सोच सकता था कि भिखारी जैसा दिखने वाला ये युवक मात्र 3 बार इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद महान पूर्णता प्राप्त कर लेगा। क्या वह राक्षस था? ये सोंग जियानन के लिए एक बड़ा झटका था और इससे वह क्रोध और घृणा से पागल हो गया। भनभनाहट। लाल तलवार की चमक तुरंत गायब हो गई और डिंग हाओ ने अंततः अपनी तलवार दूर रख दी और सीधा खड़ा हो गया।
उसके शरीर से सफेद भाप निकल रही थी और वह भाले की तरह ऊंचा खड़ा था। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए और तार तार थे, लेकिन वह एक ऐसी रोशनी दे रहा था जिसे कोई भी सीधे नहीं देख सकता था। अगला अध्याय, अध्याय 10, क्रॉस फास्ट स्वॉर्ड। उस समय पहाड़ों और कोहरे के बीच से सुबह की सुनहरी धूप की किरणें चमक रही थी, जिससे डिंग हाओ अपनी सुनहरी चमक में डूबा हुआ था। इससे उसकी मांसपेशियों की रेखाएं, उसका लंबा शरीर और उसके सुंदर चेहरे की तराशी हुई विशेषताएं उभरकर सामने आ रही थी। वह किसी गुरु संप्रदाय के गुरु द्वारा गढ़ी गई एक बेहतरीन कृति की तरह लग रहा था। ओह! डिंग हाओ ने धुंधली हवा में सांस छोड़ी और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी समझ की क्षमता इतनी अद्भुत होगी। वह सोंग जियानन की तलवारबाजी तकनीक को देखने के बाद ही उसकी नकल करने में सक्षम हो गया था। इतना ही नहीं, वह सिर्फ 3 बार अभ्यास करने के बाद ही इस तलवारबाजी तकनीक की बारीकियों और सार को समझने में कामयाब हो गया था। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि यद्यपि गुफा की चट्टान पत्थर की गुफा में हुई मुठभेड़ ने उसके शरीर में असाधारण परिवर्तन किए थे, लेकिन सोंग जियानन बहुत कमजोर था और उसकी तलवारबाजी तकनीक निम्न स्तर की थी। यही कारण था कि वह इतनी आसानी से उसकी नकल करने में कामयाब रहा। यदि उसका सामना किसी सच्चे विशेषज्ञ से होता तो वह इतनी आसानी से नकल करके गुप्त रूप से नहीं सीख पाता। डिंग हाओ इस बात से खुश था कि अपनी निम्न स्तर की तलवारबाजी तकनीक के अलावा, वह आखिरकार तलवारबाजी तकनीकों का पूरा सेट समझने में कामयाब हो गया था। इससे उसे 2 सप्ताह में तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा पास करने का और भी अधिक भरोसा हो गया। झाओ जिंग और बाकी लोग डरकर अवाक रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि चीजें खराब होने वाली हैं। उन्होंने चुपके से एक दूसरे को देखा, फिर चुपके से भागने की कोशिश करने के लिए मुड़े, सोंग जियानन को अनदेखा करते हुए जो अभी भी एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फैला हुआ था। भागने के बारे में सोचने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। डिंग हाओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वह ये सुनिश्चित करेंगे कि यह समूह आज इस संस्था को दी गई सारी यातना और मारपीट का ब्याज सहित भुगतान करे। झाओ जिंग वहीं अवाक खड़ा रहा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो या उसे लकवा मारने वाली कोई जादुई दवा दे दी गई हो। वह धीरे से पलटा और जोर से अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका चेहरा उदास हो गया और वह गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगा, डिंग 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 हाओ, भाई डिंग, मास्टर डिंग, मैंने गलती की है। मैं इंसान नहीं हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम सचमुच इंसान नहीं हो, डिंग हाओ ने कहा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। झाओ जिंग ने इस वार से बचने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसके पास ऐसा करने का समय था। उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो और वह चिल्लाया क्योंकि उसे एक मंदबुद्धि की तरह पीछे की ओर फेंका गया था। उसका आधा चेहरा चमकीला लाल हो गया था और उसके बचे हुए आधे दांत उसके मुंह से बाहर निकल आए थे। खून और पानी बहने लगा और वह इस यातना से बेहोश हो गया। डिंग हाओ, मास्टर डिंग, हमें छोड़ दो। ऐसा मत करो। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम अब से तुम्हें अपना नेता मानेंगे। जब बचे हुए अनुचरों को पता चला कि यह कहां जा रहा है, तो वे घुटनों के बल झुक गए और आंखों में आंसू भरकर दया की भीख मांगने लगे। तमाचा, 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 तमाचा। डिंग हाओ विचलित रहा और उसने दर्जनों बार थप्पड़ मारे, जिससे बाकी सभी लोग बाड़े से बाहर उड़ गए। तुमने ये क्रॉस फास्ट स्वॉर्ड तलवारबाजी तकनीक कहां से सीखी? सोंग जियानन ने नाराजगी से पूछा, उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, डिंग हाओ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उन्होंने सोंग जियानन की स्थिति की परवाह किए बिना एक बार फिर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और सोंग जियानन, जो अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, को फिर से हवा में उड़ा दिया। पहाड़ की गुफा में चमत्कारी मुठभेड़ और चट्टान पर चढ़ने के दौरान उसके प्रशिक्षण के बाद डिंग हाओ की ताकत बहुत बढ़ गई थी। जिन लोगों को उसने थप्पड़ मारा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें हथौड़े से मारा गया हो और वे बिना किसी आवाज के तुरंत बेहोश हो गए। डिंग हाओ ने आंगन में खड़े होकर एक पल सोचा। फिर वह अपनी जंग लगी तलवार बाहर ले आया और उन बदकिस्मत कमीनों की लाशें ढूंढने लगा जो पहले बेहोश हो गए थे। उसने झाओ जिंग और बाकी लोगों से कुछ 100 चांदी के ताइल प्राप्त किए और यहां तक कि सोंग जियानन से भारी मात्रा में चांदी और सोने के नोट भी प्राप्त करने में कामयाब रहा।
कुछ सोचने के बाद उसने सोंग जियानन से केवल कुछ अतिरिक्त चांदी के तायल और सोने के पत्ते रखे और चांदी और सोने के नोट वहीं छोड़ दिए। अपनी लूट का माल इकट्ठा करने के बाद डिंग हाओ ने इन लोगों को, जो बेहोश हो गए थे, दूर एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया ताकि वे लोगों की आंखों में खटके नहीं। अंततः वह अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसने किसी को नहीं मारा। हालांकि उसकी यादें एक दूसरे से मिल चुकी थी, लेकिन सच कहा जाए तो कानून और नियमों से चलने वाले समाज से यहां तक आने वाले व्यक्ति को अभी भी इस दुनिया की आदत नहीं पड़ी थी जहां कोई भी तलवार उठाकर खून बहा सकता था। वह मानसिक रूप से हत्या करने के लिए तैयार नहीं था। शायद एक दिन उसे इसकी आदत हो जाएगी। पहले के हंगामे के कारण झोपड़ी की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब बाहर से हवा अंदर आ रही थी। फर्श भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। डिंग हाओ ने आह भरी और इस जगह की सफाई और मरम्मत में कुछ समय बिताया। कम से कम तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में शामिल होने से पहले के शेष दिनों में उसे यहां रहने की आवश्यकता नहीं होगी। पहाड़ की गुफा में चमत्कारी मुठभेड़ के बाद उसके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। इसलिए डिंग हाओ अपने 6 ड्रैगन हॉट सीडलिंग का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि वे एक दिन उसके लिए बहुत मददगार हो सकते थे। जब उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया, तो उसने देखा कि अब पहाड़ी द्वार की सफाई का अपना कर्तव्य पूरा करने का समय हो गया है। डिंग हाओ बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया, फिर बाड़े से घिरे छोटे से आंगन से बाहर जाने के लिए मुड़ा। झाओ जिंग और बाकी लोग, जिन्हें दूर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था, धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चुपके से भाग निकले, लेकिन पीछे सिर्फ खून के धब्बे छोड़ गए। डिंग हाओ मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग बुरी तरह डर गए हैं और भविष्य में उसके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसे अब उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। पूर्व में उगता हुआ सूरज ऊपर चढ़ता गया, उसकी गर्म किरणें धरती पर फैल रही थी। एक नया दिन शुरू हो गया था। हमेशा की तरह डिंग हाओ अपने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़े और गंदे गरीब लोगों के समूह से बाहर निकलते हुए नागरिक समूह में मौजूद लोगों के साथ अभिवादन किया। तलवारबाजी प्रेमी संप्रदाय के विस्तृत, स्वच्छ और सुंदर पर्वतीय द्वार में प्रवेश करने के बाद उन्होंने भीड़ की हलचल को नजरअंदाज कर दिया और पहाड़ से नीचे एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए पहाड़ की तलहटी में स्थित तलवार शोधन तालाब तक पहुंचे। तलवार शोधन तालाब पहाड़ की तलहटी में एक असाधारण सुंदर छोटी झील थी जहां तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले तलवारबाजी प्रेमी संप्रदाय के संस्थापक ने इसी तालाब में अपनी तलवार धोई थी, जिसके कारण इस तालाब का नाम पड़ा। जहां तक पहले वाले डिंग हाओ की बात है, तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी हर दिन तलवार सफाई तालाब के आसपास के मैदान को साफ करना था। उसके कामों को पूरा करना बहुत आसान था और उसे दिन भर के कामों को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 घंटे की जरूरत होती थी। फिर वह अपना बाकी समय अपनी मर्जी से बिता सकता था। उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 1 से 2 चांदी के टेल की एक दयनीय छोटी राशि मिलती थी। आज सूरज चमक रहा था, दिन बहुत सुंदर था। डिंग हाओ ने खुद को सफाई में व्यस्त नहीं किया। वह पहले नदी में कूद गया और खुद को अच्छी तरह से साफ किया, ये सुनिश्चित किया कि उसके शरीर से गंदगी का एक एक कण साफ हो जाए, और जब वह तरोताजा महसूस करने लगा, तभी किनारे पर वापस आया। फिर उसने झाड़ू उठाए और सफाई शुरू कर दी। अपने शरीर की बदली हुई प्रकृति के कारण वह तेजी से चलने लगा। आज उसे अपना काम निपटाने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। फिर डिंग हाओ ने नदी के किनारे तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिस तरह मुक्केबाज की मुट्ठी अपने काम पर टिकी रहती है और गायक के मुंह को आराम नहीं चाहिए, अभ्यास भी धारा के विपरीत चलने वाली नाव की तरह है। आगे बढ़ना ही होगा या पीछे छूट जाना होगा। तलवारबाजी की सिर्फ 2 तकनीकें ही उसे हासिल थीं, एक तो उसकी बुनियादी तलवारबाजी और दूसरी क्रॉस फास्ट स्वॉर्ड, और तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा पास करने में यही उसकी सबसे बड़ी मदद थी। स्वाभाविक रूप से वह 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकता था। तलवारबाजी की तकनीकों के अलावा उनकी आंतरिक मानसिक तकनीकों को विकसित करना और भी अधिक महत्वपूर्ण था। अपनी विलीन स्मृतियों के अनुसार वह जानता था कि इस संसार के मनुष्य अपनी मध्यांतर रेखाओं और एक्यूपॉइंट्स की साधना से अलौकिक शक्ति प्राप्त करते हैं।